देखिए, कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी जिसके लेखक हैं और इनका जन्म 1492 ईस्वी में अनुमानतः हुआ था। प्रश्न है कड़बक के साथ पाठ का पहला क्वेश्चन है आपका, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? दर्पण में क्या होता है? शीशा होता है। दर्पण में क्या होता है? शीशा होता है। तो कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से, दर्पण यानी कि शीशा से, इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है। दर्पण जो होता है साफ, स्वच्छ और निर्मल। निर्मल मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार के दाग नहीं, ठीक है ना। तो शीशा, दर्पण का मतलब होता है शीशा। और कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, उसमें मनुष्य की वैसे ही प्रतिछाया, प्रतिछाया का मतलब होता है कि मनुष्य की जैसी छाया हो, यानी कि जैसा उसका शरीर का बनावट होता है सेम वैसा ही आपका दर्पण दिखाता है। इसलिए निर्मल होता है, उसमें मनुष्य की वैसे ही प्रतिछाया दिखती है जैसा वह वास्तव में होता है। वास्तव मतलब निश्चित रूप से मनुष्य जैसे होता है वैसे ही यह शीशा भी स्वयं यानी कि दर्पण भी मनुष्य को दिखाता है। तो कवि स्वयं को दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल भावों से ओतप्रोत मानता है, यानी कि कवि भी अपने आप को दर्पण की तरह ही साफ सुथरा और निर्मल समझता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार पहले कड़बक में, यानी क्वेश्चन है आपका, पहले कड़बक में कलंक, कलंक तो जानते हैं दाग जिसको कहते हैं, कांच शीशा, और कंचन से क्या तात्पर्य है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से तात्पर्य यह है कि कवि ने इन शब्दों के माध्यम से अपने विचारों का, यानी कि किस माध्यम से? कंचन, कलंक और नहीं, कंचन, कलंक और कांच के माध्यम से कवि अपने सारी व्यवहार को दर्शाना चाहते हैं। ठीक है, व्यक्त करना चाहते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का कार्य किया है। तो कलंक, जिस प्रकार काले धब्बा के कारण, यानी कि काला धब्बा मतलब दाग के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया है, चंद्रमा में भी काला दाग है। सही से देखिएगा तो चंद्रमा भी रात में काला दाग दिखता है ना, तो वह जिस प्रकार काले धब्बा के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया, फिर भी अपनी प्रभा से, प्रभा मतलब अपनी प्रकाश से, या अपनी चांदनी रात उजाला से, ठीक है, अपनी प्रभा से जग यानी कि संसार को अवलोकित किया। अवलोकित करने का मतलब हो गया कि अंधकार से प्रकाश में उसको बदल दिया। तो अंधेरी रात में अगर चांदनी रात अगर बन जाए, प्रकाश अगर मिल जाए तो कितनी सुंदर देखने को मिलता है। तो यह कलंक का मतलब, जिस प्रकार काले धब्बा के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया, फिर भी अपने प्रकाश से, अपने प्रभा से सारे जग को यानी पूरे संसार को क्या कर दिया है? क्या किया है? प्रकाशित किया है, अलौकिक किया है, यानी कि उसको अलग हटके दिखाया है। अगला है आपका कांच। कांच का मतलब होता है शीशा। तो कांच शब्द के प्रयोग को कवि ने अपनी कविताओं में, यानी कि अपने कविता के माध्यम से कवि ने कांच शब्द को स्पष्ट किया है। और कांच शब्द को स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि बिना धारियों में गलाए कांच असली स्वर्ण रूप को, स्वर्ण मतलब कि असली, जैसे कि शीशा हो गया, कांच हो गया, तो जब तक उसको हम गलाएंगे नहीं तब तक अपने मनचाहा आकार उसमें नहीं बना सकता है। जैसे लोहा हो गया, तो लोहा को जब तक हम गलाते नहीं हैं तब तक उसका आकार भिन्न भिन्न नहीं होता है। आभूषण देखे होइएगा कि उसको भी गला करके ही बनाया जाता है, जब तक वह गलेगा नहीं, गर्म करने पर गलेगा नहीं, तब तक उससे अनेक प्रकार की वस्तुएं, रंग बिरंग की वस्तुएं दिखाई तो पड़ेगी, लेकिन कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए धारियों से गलाए कांच असली स्वर्ण रूप को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार, यानी कि जिस प्रकार से किसी वस्तु को कांच बिना गलाए अगर हम किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते हैं,
ठीक उसी प्रकार से संसार में, इस सृष्टि में किसी मानव को बिना संघर्ष यानी कि बिना मेहनत किए किसी तपस्या और त्याग की श्रेष्ठता प्राप्त नहीं हो सकती, यानी कि बिना मेहनत का कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कवि यह कांच की भावना इसलिए दर्शाए हुए हैं कि जिस प्रकार कांच को यानी कि शीशा को जिस प्रकार से हम गला करके अनेक प्रकार के ढंग की वस्तुएं हम बना सकते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अगर गलत है तो सही संगत में जाने के बाद वह भी सही हो जाता है। तो उसकी तुलना कंचन से किए हुए हैं। किससे? कंचन से किए हुए हैं। तो कंचन शब्द के प्रयोग करने के पीछे कवि की धारणा यह है कि जिस प्रकार शिव माने शंकर भगवान त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत सोने का हो गया, ठीक उसी प्रकार सज्जन के संगति में सज्जन और दुर्जन दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। सज्जन जो सही होता है, दुर्जन जो गलत करता है। तो गलत करने वालों को दुर्जन कहते हैं, सही करने वालों को सज्जन कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार सज्जन के संगति में दुर्जन भी श्रेष्ठ मानव बन जाता है, यानी कि दुर्जन व्यक्ति भी अगर होता है तो वह सही व्यक्ति के साथ रह करके, सही व्यक्ति की टोली में जा करके, सही व्यक्ति के साथ उठ बैठ करके वह उनकी अच्छे व्यवहार को सीख सकता है। समझ में आ गया? तो कवि ने इसमें कांच, कलंक और कंचन को परिभाषित किए हुए हैं।